हेलो माय डियर पेरेंट्स, वेलकम टू टुडेज सेशन ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी के अभी तक हम दो पार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं और इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स देख रहे हैं विजन आईएएस पीटी 365 की मदद से। ठीक है, मेरा नाम दीपक कुमार झा और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैक हब पे। यदि आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ और बाकी एस्पायरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है और ये करंट अफेयर्स ना सिर्फ यूपीएससी के लिए बल्कि अदर स्टेट पीएससी के प्री एज वेल एज मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला न्यूज़ ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों चर्चा में रहा है? देखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज यूजुअली आपको हर 2-3 साल में चर्चा में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत डायनामिक टॉपिक है एक तरीके से देखा जाए तो ऑफिशियल लैंग्वेज इस बार चर्चा में क्यों आया? आपको पता है कर्नाटका के अंदर बहुत ही छोटी पॉपुलेशन है, एक तुलु स्पीकर्स की, तुलु भाषा बोलने वाले स्पीकर्स की पॉपुलेशन है और इनकी लगातार ये डिमांड है कि ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस इनको दे दिया जाए और इनको इंक्लूड कर दिया जाए किसमें? 8th शेड्यूल में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में इनको इंक्लूड करने की डिमांड उठी है। ठीक है, आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के 8th शेड्यूल में कितनी भाषाएं हैं इस समय पर? 22। ओरिजिनली कितनी थी? 14 भाषाएं ओरिजिनली थी। ठीक है, अभी कितनी है? 22। ठीक है, 22 भाषाएं अभी। तो किस तरीके से ऐड हुई है? 14 + 1 + 3 + 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी टोटल भाषाएं हैं। इस 4 में कौन सी हैं? बोडो, मैथिली, डोगरी और सांथली। बोडो, मैथिली, डोगरी और सांथली। ठीक है, ये भाषाएं ऐड हुई हैं बाद में 4th। ठीक है, यहां पर 3 भाषाएं हैं और यहां पर एक भाषा ये है सिंधी। आपको मुझे अब बताना है कमेंट सेक्शन में, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, कि ये जो 3 भाषाएं हैं कौन सी हैं और आपको साथ में ये भी बताना है कि सिंधी को कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था और ये 3 जो भाषाएं हैं इनको कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। और ये जो 4 भाषाएं हैं जो मैंने आपको बताई, ये सबसे लास्ट 4 भाषाएं हैं जो ऐड की गई हैं हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज। ये कौन से शेड्यूल में आ रहा है? 8th शेड्यूल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आपको तीनों के अमेंडमेंट एक्ट बताने हैं, साथ में ये जो 3 भाषाएं हैं कौन कौन सी हैं ये बतानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं थोड़ा डिटेल में। तुलु जो है एक द्रविडियन लैंग्वेज है। मैंने आपको बोला कर्नाटका में यूजुअली बोली जाती है। ठीक है, द्रविडियन लैंग्वेज है, इसका बेस द्रविड़ लैंग्वेज से आता है और ये 2 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में बोली जाती है, एक दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट और एक उडुपी, जो कर्नाटका का उडुपी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और साथ में जो केरला का नॉर्दर्न भाग है जो कर्नाटका से टच होता है, क्योंकि देखो लैंग्वेज मेन कहाँ की है? कर्नाटका की, लेकिन क्योंकि कर्नाटका से जो टच वाला पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट केरला का, वहाँ पर जो कासरगोड डिस्ट्रिक्ट का इलाका है वहाँ पर भी तुलु स्पीकिंग पीपल पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में थोड़ा जान लें। ऑफिशियल लैंग्वेज की चर्चा कहाँ की गई है? पार्ट नंबर 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 17 है वो डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज से। ठीक है, इसमें आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक ऑफिशियल लैंग्वेज की चर्चाएं हुई हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है जिसमें 8th शेड्यूल के अंदर ये लैंग्वेज की चर्चा की गई है वो आर्टिकल नंबर 344 में उसका उल्लेख मिलेगा, क्लॉज नंबर 1, और आर्टिकल नंबर 351, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो 8th शेड्यूल से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो कहां पाए जाते हैं? आर्टिकल 344 क्लॉज नंबर 1 और आर्टिकल 351। ठीक है, लैंग्वेजेस आर एडेड। लैंग्वेज देखो जो ऐड की जाती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड की जाती है। मैंने आपको बोला ना अभी पीछे, क्या बोला मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बतानी है, बाद में जो लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं। देखो भाई 14 लैंग्वेज तो स्टार्टिंग में ही आ गई थी, ठीक है, इस 8th शेड्यूल के अंदर, लेकिन जो बाकी 8 लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं, 1, 3 और 4, 3 फेज में ऐड हुई हैं, तो तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको मुझे बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। संविधान में ये कहीं भी नहीं लिखा कि अलग अलग स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। ठीक है, और इस समय पर एट प्रेजेंट ऐसा कोई क्राइटेरिया भी नहीं है लैंग्वेजेस के लिए कि उनको 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए या नहीं किया जाए। कोई जब क्राइटेरिया ही नहीं है तो इसका मतलब भाई पार्लियामेंट ही सोलली डिसाइड करेगी कि किस लैंग्वेज को इंक्लूड करना है और किसको नहीं करना, क्योंकि कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई लिटमस टेस्ट नहीं है ऐसा जिसको पास करने पर किसी लैंग्वेज को डाल दिया जाए इस शेड्यूल में। क्लियर? नेक्स्ट,
आर्टिकल 345 जो है हमारे संविधान का, याद रखना 8 शेड्यूल से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं, आर्टिकल 344 और आर्टिकल 351, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल 345 क्या कहता है? आर्टिकल 345 ये कहता है कि लेजिस्लेचर जो है किसी भी स्टेट का, ठीक है, में ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, में मतलब यहां मर्जी की बात आ जाती है, ठीक है। में बाय लॉ मतलब एक कानून बनाकर अडॉप्ट एनी वन और मोर ऑफ द लैंग्वेजेस इन यूज इन द स्टेट और हिंदी एज द लैंग्वेज और लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड फॉर ऑल और एनी ऑफ द ऑफिशियल पर्पस। मतलब स्टेट के अंदर कोई भी ऑफिशियल काम यदि हो रहा है, मान लीजिए कि बिहार एक राज्य है, भारत का राज्य है, ठीक है, तो बिहार के अंदर कोई भी ऑफिशियल काम हो रहा है तो ऑफिशियल काम, सारे ऑफिशियल काम करने के लिए या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर ऑफिशियल काम करने के लिए स्टेट जो क्या कर सकती है, एक कानून बना सकती है। कहाँ कानून बनाएगी? ऑब्वियसली अपने विधानसभा में बनाएगी, लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट कानून के द्वारा ये बता सकती है कि स्टेट का जो भी ऑफिशियल काम होगा वो इस पर्टिकुलर भाषा में होगा। स्टेट की यदि अपनी कोई भाषा है तो वेल एंड फाइन, वरना हिंदी में होगा, समझे भाई। तो या तो स्टेट की किसी भाषा में कर लो या फिर हिंदी में कर लो, ये कौन बताएगा? लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कहाँ बताएगी? अपने लेजिस्लेचर में लॉ, एक कानून बना के, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कौन सी है वो 22 लैंग्वेजेस, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, देख लीजिएगा। यहाँ 14 लैंग्वेज पहले, फिर सिंधी आई, वो 3 लैंग्वेज बीच की बताइएगा जो बाद में आई, और उसके बाद लास्ट की 4 लैंग्वेजेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मराठी, मैथिली, मराठी, बोडो, मैथिली और संथली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, not Marathi, that was Maithili, Bodo, Dogri, Bodo was there, not Marathi, right? चलिए आगे बढ़ते हैं, मराठी तो शुरुआत से ही इंक्लूडेड है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस क्या होता है जब किसी लैंग्वेज को जगह मिलती है 8th शेड्यूल में, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस ये है कि उसको ना राष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप उस 22 लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज में पूरे इंडिया में कहीं भी कुछ बोलना चाहते हैं, भाषण देना चाहते हैं, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो रिकॉग्नाइज हो जाती है वो ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट, साहित्य, जैसे मेरी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, मैं आपको अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बता देता हूं। मैं हिंदी भी बोलता हूं, इंग्लिश, याद रहे एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेजेस में इंक्लूडेड नहीं है हमारे संविधान में, ठीक है। तो हिंदी, ठीक है, और जैसे मेरी लैंग्वेज जो है अपनी, जो मेरी मातृभाषा है वो है मैथिली, तो मैथिली इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है उससे, तो मैं कभी भी कहीं भी बोल सकता हूं क्योंकि वो 22 लैंग्वेजेस में आती है। फॉर एग्जांपल आपको एक लैंग्वेज बताता हूं, राजस्थानी। राजस्थानी इज नॉट द पार्ट ऑफ देयर 22 लैंग्वेजेस, ठीक है। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग द लैंग्वेज एंड बुक्स वुड बी ट्रांसलेटेड इनटू अदर रिकॉग्नाइज्ड इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है भाई। साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिलता है, ठीक है, वो इन्हीं लैंग्वेजेस के लिए मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो साहित्य अकादमी अवार्ड होना है वो इन 22 लैंग्वेजेस के अलावा 2 और लैंग्वेजेस के लिए मिलता है, एक है इंग्लिश और एक है राजस्थानी। यदि कोई राइटर इन 22 लैंग्वेज के अलावा राजस्थानी में और इंग्लिश में भी अच्छा लिखते हैं तो उनको भी साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एमपीज और एमएलएज किसी भी लैंग्वेज कुड स्पीक इन दिस लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज रिस्पेक्टिवली। मैंने क्या बोला कि 8th शेड्यूल में जो 22 भाषाएं मेंशन्ड है ना, उन 22 भाषाओं में किसी में भी आप अपनी स्पीच दे सकते हो पार्लियामेंट में, क्लियर, और अपनी स्टेट में भी। लेकिन याद रहे यदि आपको उन 22 के अलावा किसी और भाषा में बोलना है तो लॉ से ये स्टेट गवर्नमेंट एक लॉ पारित कर सकती है जिसमें स्टेट की अपनी कोई भाषा या फिर हिंदी को वहां पर स्टेट लैंग्वेज डिक्लेयर किया जा सकता है, स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट, candidates could write all India competitive examinations like civil services examination in a scheduled language like मैथिली एक जो भाषा है उसमें भी हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, लेकिन लिख सकते हैं मैथिली में। चलिए भाई आगे, नेक्स्ट न्यूज है हमारी कोऑपरेटिव से रिलेटेड। आपको पता है कोऑपरेटिव का सबसे फेमस एग्जांपल इंडिया में जो दिया जाता है वो कौन सा है? अमूल। इंडिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव है ये, और वर्ल्ड की टॉप 20 कोऑपरेटिव्स में इसको 16th पोजीशन मिली हुई है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिहाज से। तो कोऑपरेटिव रिसेंटली क्या हुआ है, एक नई मिनिस्ट्री बनी है जिसको हेड कौन कर रहे हैं? हमारे देश के होम मिनिस्टर कर रहे हैं, जिनका नाम है अमित शाह। श्री अमित शाह जी इसको हेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नई मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। ओके, कोऑपरेटिव्स के बारे में आइए थोड़ी जानकारी इकट्ठी कर ली जाए। ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। वॉलंटरी मतलब
या मतलब आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, आपके ऊपर ना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप अपनी मर्जी से एक संगठन बना सकते हैं कुछ लोगों को लेकर, ठीक है, और उन सभी लोगों की जो नीड होनी चाहिए, नीड मतलब जरूरत, वो कॉमन होनी चाहिए। तो जैसे कमेटी होती है ना, वैसे ही कोऑपरेटिव होता है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, तो बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और मिलकर एक संगठन बनाते हैं, और उस संगठन की ना एक ही जरूरत होती है, सिंगल कॉमन जरूरत होती है, ठीक है, वो एक साथ हाथ मिलाते हैं ताकि कॉमन इकोनॉमिक गोल्स और इंटरेस्ट को अचीव किया जा सके, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं कोऑपरेटिव्स में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। आपको पता है जब किसानों को लोन चाहिए होता है तो जरूरी नहीं है ना कि हर किसान बैंक के पास ही अप्रोच करे, इसीलिए क्या होता है, किसानों को लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, किसानों को की फसलों को मंडी तक पहुंचाने के लिए, तो किसानों का ख्याल रखने के लिए बेसिकली प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव्स होती हैं। मतलब जो पैसे का जो भी लेन देन होगा किसानों को सहूलियत देने के लिए ये सोसाइटी किसान मिलकर ही एक कोऑपरेटिव बनाते हैं। ऐसे ही होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, आपने सुना होगा कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं बहुत सारी, ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सुना होगा आपने, यूसीबी, ठीक है, बहुत चर्चित होती हैं ये बैंक्स, बहुत लोग मिलकर इस संगठन को चलाते हैं और इससे एक पूरे समाज का भला करने के लिए होता है। नेक्स्ट 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, इसने हमें क्या दिया, देखो भाई इसने हमें क्या दिया, इसने एक आर्टिकल इंसर्ट कर दिया, आर्टिकल 19(1) क्लॉज नंबर सी। इसमें क्या बोला, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है भाई। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्या बोलता है, ये बोलता है आपका कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ये एसोसिएशन आप बना सकते हो। तो जो क्लॉज नंबर सी है ना एसोसिएशन बनाने, क्लॉज नंबर 1 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो उसके अंदर जो सी है वो बोलता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, उसी एसोसिएशन में राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव भी तो एक तरीके का एसोसिएशन ही ना, ठीक है, तो ये भी हमारे फंडामेंटल राइट में आ गया। तो रिमेंबर, बहुत याद रखिएगा, प्रिलिमिनरी एग्जाम में एक स्टेटमेंट आ सकता है, क्या कोऑपरेटिव फॉर्म करने का राइट एक फंडामेंटल राइट है, क्या ये संवैधानिक अधिकार है, यस इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल, ये फंडामेंटल राइट है, और किसमें आता है, आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 1 सब क्लॉज नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट, क्या डीपीएसपी में भी कोऑपरेटिव की चर्चा है, बिल्कुल है, कोऑपरेटिव की चर्चा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी है। कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 43 क्लॉज बी, ठीक है। कौन से पार्ट में आता है डीपीएसपी, पार्ट नंबर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला है इसमें, द स्टेट, यहां पर स्टेट का मतलब यहां हरियाणा मध्य प्रदेश उससे नहीं है, स्टेट का मतलब पूरी इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। और स्टेट की डेफिनेशन कहां दी गई है डीपीएसपी के लिए, आर्टिकल 36, और फंडामेंटल राइट के लिए कहां दी गई है, आर्टिकल 12, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तो स्टेट शैल एंडीवर टू प्रमोट, स्टेट का ये कर्तव्य है कि वो प्रमोट करे वॉलंटरी फॉर्मेशन, मतलब लोगों को बोले, लोगों को प्रोत्साहित करे कि आप लोग ना कोऑपरेटिव्स बनाइए, ठीक है, क्योंकि जब कोऑपरेटिव्स बनाते हैं ना तो लोगों का ना विकास होता है, ठीक है। ऑटोनोमस फंक्शनिंग जैसे आपको पता है आईआईटीज, आईआईएम्स, ये क्या है, ऑटोनोमस बॉडीज हैं भारत में, ठीक है, मतलब ये ना गवर्नमेंट के प्रोविजंस के अंडर डायरेक्टली काम नहीं करती, हालांकि गवर्नमेंट इसको एडमिनिस्टर करती है, ऊपर से गवर्नमेंट का ही इस पे कंट्रोल है, लेकिन अपने जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस हैं वो ये लोग खुद लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है ना, मतलब लोगों का कंट्रोल होता है, लोगों का खुद का कंट्रोल होता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है इसकी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और इसको हेड करते हैं कुछ लोग, कोऑपरेटिव्स के जो कुछ बड़े पोस्ट पे लोग होते हैं वो हेड करते हैं, तो पूरा प्रोफेशनल कंट्रोल होता है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव्स कमिटीज की तरह होती हैं एक तरीके से। अब नेक्स्ट, तो कोऑपरेटिव्स के लिए देखो पार्ट नंबर 9B इंट्रोड्यूस किया गया हमारे संविधान में, पार्ट 9B। आपको ये बताना है कि पार्ट 9 जो है ये किस चीज से डील करता है, पार्ट 9 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज से डील करता है। तो इसके पार्ट 9 में क्लॉज नंबर B जो है वो इंसर्ट किया गया, इसमें इनकॉर्पोरेशन मेंबर्स कितने होंगे, ठीक है, बोर्ड मेंबर्स कितने होंगे, और ऑफिस बियरर्स कितने होंगे, ऑफिस में कितने लोग होंगे जो इसका ऑफिस संभालेंगे, ठीक है, और इफेक्टिव मैनेजमेंट में कितने लोग होंगे, तो मेंबर्स कितने होंगे, मेंबर का टर्म क्या होगा, कितने साल तक मेंबर्स रहेंगे, ठीक है, बनाना कैसे है इस पूरे संगठन को, ये सारी बातें किसमें लिखी गई हैं, पार्ट नंबर 9B में। कितने पार्ट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 22 पार्ट थे, अभी भी 22 पार्ट हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ एडिशंस किए गए हैं, एडिशंस 3 हुए हैं टोटल आज तक, इसलिए हमें लगता है कि 25 पार्ट हैं, 25 पार्ट नहीं है, पार्ट 22 ही हैं, लेकिन उनके अंदर सब क्लॉज ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है, जैसे ये एक सब क्लॉज है पार्ट 9B,
ठीक है। पार्ट 9B को एक्सटेंड कर दिया गया। अब देखो कहीं भी पार्ट में यदि अमेंडमेंट हुई है तो कहीं पर आर्टिकल भी ऐड किया गया हो ना, तो देखो आर्टिकल ZH से लेकर आर्टिकल ZT ऐड कर दिया गया। ये जो आर्टिकल 243 है ना माय डियर, 243 ये किसके लिए है? ये हमारे एमसीडी और पंचायत के लिए है, ठीक है। तो जैसे एमसीडी और पंचायत थे, इसी तरीके से पार्ट 9 और पार्ट 9A इसमें भी पंचायत और एमसीडी है, ठीक है। चलो मैंने बता ही दिया। तो इसी तरीके से 243 में ए से लेकर आपका ओ तक, और फिर देखना ओ से लेकर जेड तक, इस तरीके से आपको पंचायत और एमसीडी के लिए बांटा गया है। आप मेरे को करेक्ट बताएंगे कि कहां से कहां तक पंचायत का है और कहां से कहां तक एमसीडी का है, ठीक है। ZH से लेकर ZT का कहां तक है? कोऑपरेटिव्स के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंडिया में सर फ्रेडरिक निकोलसन को बोला जाता है क्या? फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। जैसे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन डॉक्टर MS स्वामीनाथन को बोला जाता है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन डॉक्टर वर्गीस कुरियन को बोला जाता है, उसी तरीके से फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट फ्रेडरिक निकोलसन को बोला जाता है, ठीक है। चलिए, कंट्री में फ्रेडरिक निकोलसन जो थे, इन्होंने पहली बार स्टडी किया था कि आखिर फार्मर्स की क्या प्रॉब्लम है। कब स्टडी हुआ था ये? मद्रास में जब फेमाइन आया था, जब महामारी आई थी मद्रास में, भूखमरी महामारी आई थी तब, ठीक है। तो इस पे एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 1895। ये बहुत फेमस पीरियड है माय डियर। आपने यदि हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए 1893 से लेकर 1898 तक बहुत ज्यादा महामारी रही थी इंडिया के अंदर, ठीक है। मद्रास फेमाइन बोलते हैं। आपको ये बताना है इस समय कौन से वायसराय का कार्यकाल था इंडिया में। वायसराय कौन थे इस समय इंडिया के, ठीक है। विच लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। तो 1895 में जो ये मद्रास फेमाइन आया ना, इसके बाद सर फ्रेडरिक निकोलसन ने ये एस्टेब्लिश किया कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और साथ में कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया में कितने तरह की कोऑपरेटिव्स हैं? देखिए, तो कोऑपरेटिव्स इंडिया में कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, प्रोड्यूसर। देखो भाई, जो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जो इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं सामान, उनके संगठन को भी कोऑपरेटिव बोलते हैं। जो कंज्यूमर, मतलब मैं सामान का क्या कर रहा हूं? यूज कर रहा हूं। जो प्रोड्यूसर सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको मैं उपभोग कर रहा हूं, उपभोक्ता हूं, तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। ऐसे ही फार्मिंग के सेक्टर में कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज होती हैं, ठीक है। ऐसे ही हाउसिंग कोऑपरेटिव आपने सुना होगा, हाउसिंग कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे HDFC क्या हाउसिंग कोऑपरेटिव बैंक्स है, ठीक है। नेक्स्ट, मार्केटिंग कोऑपरेटिव, मार्केटिंग कंपनीज होती हैं उनकी कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज, ठीक है। ये शायद रिपीट हो गया है, ठीक है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे इंडिया में टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स अवेलेबल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव्स कौन से शेड्यूल में आता है भाई? हमारे संविधान के कौन से शेड्यूल में आता है? 7th शेड्यूल। आपको पता है 7th शेड्यूल में क्या किया गया है? पावर की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से यूनियन, स्टेट और साथ में कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं। बट यदि दोनों के लॉज एक ही सब्जेक्ट पर टकरा गए तो यूनियन की लॉ को क्या मिलता है? वो प्रधानता मिलती है, यूनियन के लॉ को ऊपर रखा जाता है कंकरेंट लिस्ट में, यदि एक ही सब्जेक्ट पे दोनों बनाते तो, ठीक है। फिलहाल कोऑपरेटिव्स किस लिस्ट में आता है भाई? स्टेट लिस्ट में, ठीक है। किस लिस्ट में? स्टेट लिस्ट में, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो जो कोऑपरेटिव्स की फॉर्मेशन है, फॉर्मिंग कोऑपरेटिव, वो फंडामेंटल राइट है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। कहां से मिलता है फंडामेंटल राइट? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज C में आपको ये मिलता है। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की गई थी इसके लिए? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जबकि एमसीडी और पंचायत के लिए कौन सी की गई थी? 73rd और 74th, ठीक है। 73rd और 74th याद होना चाहिए आपको ये। इसी से पार्ट 9A आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 में, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कोऑपरेटिव्स चर्चा में है, ठीक है। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002, इसने प्रोवाइड किया रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज विद ऑपरेशंस इन मोर देन 1 स्टेट। मान लीजिए कोई कोऑपरेटिव की प्रेजेंस एक से ज्यादा स्टेट में है तो उसको फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जैसे अमूल, मैंने आपको फेमस एग्जांपल दिया ना, अमूल, ठीक है। अमूल का जो मेन बेस है वो कहां पर है? गुजरात में है। गुजरात में कहां पर है? कौन बताएगा? गुजरात में कहां पर है? तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करके बताइए गुजरात में कहां पर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव्स इज आल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी कोऑपरेटिव्स की चर्चा है आर्टिकल 43B में, ठीक है। चलिए
अब रिलेटेड न्यूज पर आ जाते हैं, ठीक है। रिलेटेड न्यूज, तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, काट दिया है। क्या काट दिया है भाई, 97th अमेंडमेंट एक्ट, 97th अमेंडमेंट एक्ट को अवैध करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपनी जजमेंट में, ठीक है। और उन्होंने ये बोला है कि जो पार्ट 9B है इसे भी हटाया जाए, मतलब 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी खत्म और पार्ट 9B भी खत्म, ठीक है मेरे दोस्त। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके आरएएस का जो पेपर हुआ है ना 2021 में, आरएएस का जो पेपर हुआ था 2021 में 27 अक्टूबर को, उसके अंदर ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है कि कोऑपरेटिव्स जो है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था कोऑपरेटिव्स को कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था। ये आरएएस 2021 का क्वेश्चन है, 27 अक्टूबर को हुआ था ये पेपर, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 97th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा विदाउट गेटिंग रेटिफाइड देम बाय स्टेट, यही तो दिक्कत थी भैया। देखो अभी हमने क्या बोला, कोऑपरेटिव्स क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है ना। तो यदि स्टेट सब्जेक्ट है तो पार्लियामेंट यदि कोई भी ऐसा अमेंडमेंट करती है जो स्टेट सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आपको नहीं लगता कि उसे स्टेट लेजिस्लेचर से रेटिफाई करवाना जरूरी था ना भाई, जरूरी, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है ना, तो स्टेट लेजिस्लेचर से कम से कम रेटिफाई तो करवाओ, नहीं करवाया गया, पार्लियामेंट ने सीधा पास कर दिया खुद की बदौलत, तो भैया इसे अवैध करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो कोर्ट ने इस पर्टिकुलर पार्ट को क्या किया है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, हाँ एक बात कोर्ट ने कही है, ये बात ध्यान रखना कि पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ पास किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होगा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो दोनों स्टेट के अंदर और यूनियन टेरिटरी में है, उनके लिए ये लॉ वैलिड है। लेकिन जो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट में है कोई कोऑपरेटिव, ठीक है, जिसका सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट में एग्जिस्टेंस है, उसके लिए ये पर्टिकुलर लॉ इनवैलिड है। क्लियर है भाई बात। तो ये पार्टली इनवैलिड हो गया और पार्टली वैलिड, किसके लिए वैलिड हो गया, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स के लिए ये लॉ अभी भी वैलिड है, मतलब जिनका प्रेजेंस एक से ज्यादा स्टेट में है, तो फिर उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर स्टेट लॉ कैसे बना सकती है, उसके लिए पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि किसी कोऑपरेटिव की प्रेजेंस सिर्फ एक स्टेट तक सीमित है, तो उसके लिए वही स्टेट लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट को अधिकार नहीं है, ठीक है भाई। और यदि पार्लियामेंट उसके लिए लॉ बनाती भी है, मान लीजिए पार्लियामेंट उसके लिए लॉ बनाती भी है, तो उसको उस स्टेट से रेटिफाई करवाना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, आइए देखते हैं तो ये न्यूज में क्यों है। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है, देखो ये न्यूज में ना हर 2-3 साल में रहता है, और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन HCS के प्री में पूछा जा चुका है। सन 2021 में HCS का जो प्री हुआ था, इसमें ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है माय डियर, तो याद रखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। HCS का प्री आई गेस 5 सितंबर को हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 सितंबर या 12 सितंबर को हुआ था, ठीक है। तो देखिए न्यूज में क्यों है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया प्लान टू चैलेंज होम मिनिस्ट्रीज नोटिफिकेशन दैट रिक्वायर्स प्रोफेशनल OCI such as journalists, researchers to notify about their activities in India। तो देखो भाई जो OCI है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है, जो इनका ये जो प्लान है, ठीक है, तो होम मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन को क्या करना है, चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें इन्होंने ये बोला है कि जो प्रोफेशनल OCIs हैं, जैसे जर्नलिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, उनको उनके एक्टिविटीज के बारे में ना इंफॉर्मेशन देनी होगी, नोटिफाई करना होगा होम मिनिस्ट्री को। मान लीजिए कोई बाहर से OCI आता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया आता है, और वो क्या है, जर्नलिस्ट है, तो वो जो भी इंडिया में काम कर रहा है ना, इसकी इंफॉर्मेशन उसे कहाँ देनी होगी, होम मिनिस्ट्री को देनी होगी। यदि कोई बाहर से रिसर्चर आ रहा है ना, तो उसको भी इंफॉर्मेशन कहाँ देनी होगी, कि वो क्या काम कर रहा है इंडिया में आके, किसको देनी होगी इंफॉर्मेशन, होम मिनिस्ट्री को देनी होगी। साथ में उसे ये भी बताना होगा कि वो कब तक इंडिया में है, ठीक है भाई, परमिशन लेनी होगी प्रॉपर होम मिनिस्ट्री से। तो बेसिकली ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ने एक प्लान बनाया और चैलेंज किया है होम मिनिस्ट्री के इस नोटिफिकेशन को, ठीक है। इश्यूज क्या है इस नोटिफिकेशन के साथ जो होम मिनिस्ट्री लेकर आई है, देखो इसमें क्या है, इट इक्वेट्स इंडिया डोमिसाइल्ड OCIs विद अ फॉरेनर। इन्होंने क्या किया होम मिनिस्ट्री, देखो ऐसी ट्रीटमेंट जिसमें एक OCI को ये बोला जाए कि आप हमें बताएंगे कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं इंडिया में आके, ये तो फॉरेनर के साथ होता है ऐसा सलूक। तो ऐसा सलूक आप यदि OCI के साथ भी करते हैं, तो फिर तो आप फॉरेनर और OCI में कोई फर्क ही नहीं रख रहे ना, समझ रहे हो भाई, कि आप OCI को ये बोलते हैं कि यदि आप जर्नलिस्ट हैं या रिसर्चर हैं, तो आप प्लीज ये बताइए कि आप इंडिया में कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है।
तो होम मिनिस्ट्री अपनी जगह पर सही है। क्यों? क्योंकि कुछ जर्नलिस्ट या रिसर्चर ऐसे पाए गए हैं हाल ही में ओसीआई, जो फायदा उठाकर ओसीआई का इंडिया में एंटी नेशनल एक्टिविटीज कैरी करते हैं या फिर इंडिया की इमेज को खराब करने की कोशिश करते हैं फॉरेन मीडिया में। कुछ जर्नलिस्ट या रिसर्चर ऐसे हैं, ठीक है। तो उसी तर्ज पे होम मिनिस्ट्री ने यह नोटिफिकेशन निकाला कि उनको बताना पड़ेगा कि वो इंडिया में क्या कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है, इस नोटिफिकेशन में ये प्रॉब्लम हो गई है कि इन्होंने ओसीआई को और फॉरेनर के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं रखा, ठीक है। तो जैसे फॉरेनर के साथ ट्रीटमेंट होती है, ठीक है, वैसे ही ओसीआई के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप। ये तो गलत है, नोटिफिकेशन के हिसाब से ये गलत है। ये मेरा कमेंट नहीं है, पर्सनल कमेंट नहीं है, ये नोटिफिकेशन में जो प्रॉब्लम है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, exorbitantly high fees under NRI quota cannot be afforded by many OCIs। तो देखो भाई, बहुत सारे OCIs ऐसे हैं जिनको ये बोला जा रहा है कि आपको ना हाई फीस पे करनी पड़ेगी इंडिया में, जितने भी दिन आप रहते हैं, जितने भी दिन आप गुजारते हैं, तो आपको हाई फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। और ये इसी तर्ज पर है जैसे NRI को कोटा मिलता है ना, उसी तर्ज पे। तो बहुत सारे OCI बोल रहे हैं हम इतनी हाई फीस पे नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इंडियन डोमिसाइल्ड OCI स्टूडेंट्स, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिनका डोमिसाइल तो इंडिया का है लेकिन वो ओवरसीज सिटीजन ओवरसीज में जाकर वो पढ़ते हैं, ठीक है, वो उनको डिप्राइव कर दिया जाएगा उनके डोमिसाइल स्टेटस से, इंडिया में भी एज वेल एज जो दूसरी कंट्री है ना उसमें भी। मतलब ऐसे ओसीआई स्टूडेंट्स जिनके पास इंडिया का डोमिसाइल है, उनको डोमिसाइल ना तो इंडिया की ही एक तरीके से देखा जाए तो मिलेगी और ना ही बाहर की मिलेगी। क्लियर है ना? वो बाहर के ही रह पाए ना वो इंडिया के रह पाए। क्यों? देखो, डोमिसाइल इंडिया का है लेकिन आप उन्हें ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे फॉरेनर है और बाहर की सिटीजनशिप उनके पास है नहीं, तो बेसिकली वो तो ना घर के रहे ना घाट के रहे। बेसिकली ये दिक्कत है इस नोटिफिकेशन में कि उनको फॉरेनर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। बाहर की सिटीजनशिप है नहीं, इंडिया की सिटीजनशिप है लेकिन इंडिया में बहुत कम रह रहे हैं, तो इंडिया में जब आते हैं तो उनको इंडिया की सिटीजन जैसा ट्रीट नहीं किया जा रहा, तो वो तो ना घर के रहे ना घाट के रहे, ठीक है। अब देखो भाई, एलिमेंट्स ऑफ कंपैरिजन क्या है इसमें। तो एनआरआई और ओसीआई में क्या फर्क होता है, आइए जान लेते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए जानना। एलिमेंट्स ऑफ कंपैरिजन, एनआरआई ओसीआई। सबसे पहले कौन होता है एनआरआई और ओसीआई? तो देखो, ऐसा कोई भी इंडियन सिटीजन जो ऑर्डिनरीली क्या है, रेजिडेंट है, रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया एंड होल्ड्स इंडियन पासपोर्ट। मतलब पासपोर्ट उसके पास है इंडिया का, लेकिन आमतौर पे वो कहाँ रहता है? इंडिया के बाहर रहता है, ठीक है, इंडिया के बाहर रहता है। तो आपको पता होना चाहिए, हाल ही में फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यह बात कही गई थी कि 2/3 से ज्यादा जो रहेंगे इंडिया के बाहर, सिर्फ उन्हीं को टैक्स नहीं देना होगा। बात समझना, उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा क्या? एनआरआई, जो 2/3 दिनों से ज्यादा बाहर रहेंगे एक साल में। मतलब एक साल फॉर एग्जांपल 360 दिन का, मैं एग्जांपल ले रहा हूं यार, एक साल मान लीजिए 360 दिनों का है, तो कम से कम 240 दिन या उससे ज्यादा रहना पड़ेगा आपको बाहर, यदि आपको अपने आप को एनआरआई बुलवाना है तो। समझे भाई? तभी आपको एनआरआई वाले बेनिफिट्स मिलेंगे। यदि आप 240 दिन से एक दिन भी कम बाहर हो तो फिर आपको इंडियन सिटीजन मान के आप पे टैक्स भी लगेगा, पूरे साल का लगेगा फिर आप पे टैक्स, जो भी आपका बिजनेस चल रहा होगा। यह बात याद रखना, ठीक है भाई? तो याद रखना, एनआरआई की डेफिनेशन जो है वो चेंज हो चुकी है टैक्स के मामले में, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये बात बोली थी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ओसीआई किसको बोलते हैं? एक ऐसा पर्सन जो रजिस्टर्ड एज ओसीआई कार्ड होल्डर अंडर सेक्शन 7A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। तो जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसके सेक्शन 7 क्लॉज नंबर A में ये बात साफ कर दी गई है कि ओसीआई उसको बोलेंगे जो पर्सन के पास ओसीआई कार्ड होल्डर, जो पर्सन के पास ओसीआई कार्ड होगा वो रजिस्टर्ड करना होगा उसे अपने आप को, ठीक है। ओसीआई जो होते हैं वो इंडियन ओरिजिन के होते हैं, लेकिन उनके पास देखो, उनके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं होता, फॉरेन पासपोर्ट होता है, लेकिन ओरिजिन जो है उनका, जो ओरिजिन मतलब रूट्स जो है उनकी, वो इंडिया से हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये आप कह सकते हो कि एनआरआई बेसिकली ज्यादा भारतीय हैं, बेसिकली ज्यादा भारतीय, कम भारतीय की बात नहीं है, भारतीय दोनों हैं, ठीक है। उसकी ओसीआई की रूट्स जुड़ी हुई हैं, लेकिन एनआरआई इज मोर क्लोज टू इंडियन, बीइंग अ इंडियन सिटीजन। समझ रहे हैं ना आप बात? क्योंकि वो इंडिया में कुछ दिन रहता है साल का, समझ रहे हो भाई बात? जबकि ओसीआई रहता कहाँ है? बाहर रहता है, उसके पास फॉरेन पासपोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट बेनिफिट्स वन इज एंटाइटल्ड टू? क्या बेनिफिट्स मिलते हैं यदि वो एनआरआई है या फिर यदि वो ओसीआई है? तो ऑल द बेनिफिट्स एज अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन। एनआरआई को वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो एक नॉर्मल इंडियन सिटीजन को मिलते हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेनिफिट देती है अपने सिटीजन को टाइम टू टाइम, वही बेनिफिट्स एनआरआई को भी मिलते हैं, ठीक है।
जबकि ओसीआई के साथ क्या प्रॉब्लम है, ओसीआई के साथ दोस्त ये प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम नहीं, बेनिफिट्स, मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजा, मतलब इनको एक बार, ऐसा नहीं है बार बार वीजा का रिन्यूअल कराना होगा, एक ही बार वीजा मिल जाता है लाइफ लॉन्ग, और आप उससे ना मल्टीपल बार एंट्री कर सकते हो, ठीक है, किसी भी पर्पस के लिए आप इंडिया में आ सकते हो मल्टीपल टाइम्स उस वीजा को एंजॉय करके, एक ही बार वीजा लाइफ लॉन्ग एंजॉय कीजिए, मल्टीपल बार भारत आइए। एग्जाम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फॉर एनी लेंथ ऑफ स्टे इन इंडिया, भारत में आप कितने भी दिन तक रुकना चाहें आप रुक सकते हैं, आपको रजिस्टर बार बार नहीं करवाना पड़ेगा, बस आप अपना ओसीआई कार्ड दिखा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, पैरिटी विद एनआरआईज, आपको एनआरआई के बराबर तर्ज पे ट्रीटमेंट मिलेगी, लेकिन कुछ खास मैटर्स में, जैसे फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल फील्ड्स, एक्सेप्ट इन द एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल फार्म हाउस और प्लांटेशन, मतलब इंडिया में आपको एनआरआई जैसा ही ट्रीट किया जाएगा फाइनेंशियल मैटर्स में, इकोनॉमिक मैटर्स में और एजुकेशनल मैटर्स में। और किन मैटर्स में एनआरआई जैसा नहीं ट्रीट किया जाएगा, यदि आप कोई एग्रीकल्चरल संपत्ति लेना चाहते हैं या कोई फार्म हाउस खरीदना चाहते हैं इंडिया में, या कोई प्लांटेशन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, एनआरआई कर सकता है, आप नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर अलाउड टू इनहेरिट एग्रीकल्चरल और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज फ्रॉम एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अब बात समझना, वो खुद कोई जमीन नहीं खरीद सकते एग्रीकल्चरल, कौन, ओसीआई खुद कोई जमीन फार्म हाउस का या प्लांटेशन का नहीं खरीद सकते डायरेक्टली, ठीक है, परचेज नहीं कर सकते डायरेक्टली, लेकिन हाँ इनहेरिट कर सकते हैं, मतलब यदि भारत का कोई रेजिडेंट है उससे आगे कैरी फॉरवर्ड ले सकते हैं वो जमीन, ठीक है, उससे जमीन को ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली कोई जमीन नहीं खरीद सकते, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड, इनहेरिट का मतलब होता है आगे ले जाना, नेक्स्ट जनरेशन में ले जाना, तो उससे लीज पर ले सकते हैं या फिर नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली कोई जमीन ऐसी एग्रीकल्चर की या फार्म हाउस की या प्लांटेशन की नहीं खरीद सकते। प्लांटेशन क्रॉप्स कौन से होते हैं माय डियर, आपका टी हो गया, चाय, कॉफी, रबड़, ये सारे प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एनआरआई और ओसीआई के बीच में, अब देखो ओसीआई के कुछ और पॉइंट्स जान लो। इंटर कंट्री अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन, इंटर कंट्री अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन, तो देखो यहां पर क्या हो सकता है कि इंटर कंट्री मतलब क्या होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इंडियन चिल्ड्रन को ये लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के इंडियन चिल्ड्रंस को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, परसुइंग प्रोफेशनल, जैसे डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, ठीक है, इनको भी ओसीआई कैटेगरीज में रखा जाता है। नेक्स्ट, इनको इंडियन नेशनल जैसा भी ट्रीट किया जाता है कुछ जगहों पे, कहां पर, देखो फॉर एयरफेयर टैरिफ्स, फॉर डोमेस्टिक ट्रेवल एंड एंट्री फीस टू एनी नेशनल पार्क, म्यूजियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि किसी नेशनल पार्क में एक टिकट खरीदी जाती है ओसीआई के द्वारा, और आप भी एक टिकट खरीदते हैं, आप क्या हैं, इंडिया के रेजिडेंट हैं, मतलब इंडिया के सिटीजन हैं, आपको यदि ताजमहल देखने के लिए 50 रुपए की टिकट देनी पड़ती है, तो ओसीआई से भी सिर्फ 50 रुपए की ही टिकट ली जाएगी, मतलब एक इंडियन सिटीजन जैसा ट्रीट किया जाएगा ओसीआई को, कहां, एयर ट्रैवल में, मतलब यदि डोमेस्टिक एयर ट्रैवल, मतलब इंडिया के अंदर ही यदि एयर ट्रैवल हो रहा है तो उसको भी एयर ट्रैवल का वही चार्ज देना होगा जो आप देते हैं, उसको भी नेशनल पार्क या म्यूजियम में एंट्री फीस उतनी ही देनी होगी जितनी आप देते हैं, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डिफरेंस किस बेस पर करेंगे हम, हाउ वन कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकता है कोई, ठीक है। तो अ पर्सन इज एन इंडियन सिटीजन ऑलरेडी, देखो तो एनआरआई इंडियन सिटीजन कैसे कर सकता है, तो एनआरआई पहले से यदि इंडियन सिटीजन है तो वो अपने आप एक्वायर कर लेगा इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। जबकि ओसीआई के लिए क्या है कि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 का, उसमें एक ऐसा पर्सन जो ओसीआई के लिए रजिस्टर ऑलरेडी हो चुका है 5 साल तक, मतलब उसके पास ओसीआई का कार्ड 5 साल से है, ठीक है, एंड हु इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 12 मंथ्स बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन, मतलब आप 5 साल से पिछले 5 साल से आप ओसीआई कार्ड लेकर घूम रहे हैं, ठीक है, और जब आप अप्लाई कर रहे हैं सिटीजनशिप के लिए उससे 12 महीने पहले से आप इंडिया में रह रहे हैं एक ऑर्डिनरी सिटीजन की तरह, सॉरी एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह, ठीक है। तो एप्लीकेशन करने से 12 महीने पहले तक आपको इंडिया में रहना होगा और 5 साल से आपके पास ओसीआई कार्ड होना चाहिए, तो इस केस में आप सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। जबकि एनआरआई को सहूलियत मिली है, एनआरआई के लिए आसानी है सिटीजन बनना, क्यों, क्योंकि वो पहले से इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, बस उसके लिए इतनी एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए जो पार्ट 2 है ना हमारे संविधान का, वो सिटीजनशिप से डील करता है, ठीक है, सिटीजनशिप से, और वो कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक
सिटीजनशिप की चर्चा है। आइए कुछ अब बातें डिस्कस कर लेते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 से रिलेटेड। यहाँ पर आपको सिटीजनशिप एक्ट 1955 में क्या मिलता है? इट प्रोवाइड्स फॉर एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, मतलब कैसे कोई इंडियन सिटीजनशिप हासिल कर सकता है। तो देखो भाई 4 तरीके बताए गए हैं। बाय बर्थ सेक्शन 3 में चर्चा है, जन्म से आप इंडियन सिटीजनशिप हो सकते हो, मतलब आप पैदा भारत में ही हो गए। बाय डिसेंट, डिसेंट मतलब ये हुआ कि आपके जो पूर्वज वो थे ना, पूर्वज वो इंडिया से थे, तो बाय डिसेंट भी आप बन सकते हो, सेक्शन 4 में इसकी चर्चा है। रजिस्ट्रेशन मतलब आप रजिस्टर करके कर सकते हो, इंडिया में आओ और रजिस्टर करो, ठीक है। उसकी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, वो लिखी हुई हैं उस एक्ट में, आप उस एक्ट को प्लीज ध्यान से पढ़िए। अभी हम एक्ट पे चर्चा डिटेल में नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ कंडीशंस जान रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 5 में रजिस्ट्रेशन से करा सकते हो। और नेचुरलाइजेशन मतलब यदि इंडिया में आपको 11 साल हो चुके हैं इंडिया में रहते हुए, तो नेचुरली आप इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं सेक्शन 6 से, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेस्क्राइब्स 3 वेज, और 3 तरीके हैं जिससे आप लूज कर सकते हो। देखो भाई, सिटीजनशिप पाने के 4 तरीके हैं, बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। खोने के 3 तरीके हैं, या तो आप खुद भारत की सिटीजनशिप त्याग दो, या तो आपकी सिटीजनशिप को भारत सरकार टर्मिनेट कर दे। कौन करेगी टर्मिनेट? होम मिनिस्ट्री। कौन करेगी? क्योंकि सिटीजनशिप का पूरा बनाने का अधिकार, लॉ बनाने का, अमेंड करने का सारा अधिकार किसके पास है? होम मिनिस्ट्री के पास। तो या तो आपकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दिया जाए, आपने हो सकता है देश में कोई गलत काम किया हो या देश विरोधी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हैं, तो टर्मिनेट हो सकती है आपकी सिटीजनशिप, या फिर आप खुद त्याग दें सिटीजनशिप, या फिर आपको अपनी सिटीजनशिप से वंचित कर दिया जाए, ठीक है, खींच लिया जाए आपसे सिटीजनशिप हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, सिटीजनशिप एक सेंट्रल सब्जेक्ट है, और मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स समय समय पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके गैजेट नोटिफिकेशन में सिटीजनशिप से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट करती रहती है, ठीक है। और ये अमेंडमेंट का अधिकार होम मिनिस्ट्री को कहां से मिला है? तो सिटीजनशिप की जो एक्ट है 1955 का, उसके सेक्शन नंबर 16 में पावर मिलती है किसको? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, कि वो जो है अमेंडमेंट कर सकता है गैजेट नोटिफिकेशन से, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली हाल ही में 13 जो डिस्ट्रिक्ट हैं 5 स्टेट्स के 13 डिस्ट्रिक्ट ने ग्रांट कर दी है सिटीजनशिप। किन को? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन 5 स्टेट्स के 13 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। ओके, चलिए तो अब हम यहीं वाइंड अप करते हैं अपना आज का लेक्चर, और इसका अगला पार्ट नंबर 4 कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स का जल्दी आ जाएगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और यदि आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।